स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदा स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं। चाबी अभी भी ताले में एकदम सही फिट हो रही थी। हालांकि राज के हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे घुमाया। 3 महीने बीत चुके थे जब वो पुणे मेपल स्ट्रीट वाले घर से निकला था, उसे मोनिका के लिए छोड़कर, जबकि उनके तलाक के वकील डिटेल्स पर मोलभाव कर रहे थे। वो आज ही वापस आया था क्योंकि मोनिका ने उसे टेक्स्ट किया था कि वो शहर से बाहर होगी। ये उसके दादाजी की घड़ी और फोटो एल्बम लेने का सही मौका था, जिन्हें वो जल्दबाजी में छोड़ते समय भूल गया था। दोपहर की धूप उन पर्दों से छनकर आ रही थी जो उसने 5 साल पहले लगाए थे, जिससे हार्डवुड फर्श पर जानी पहचानी परछाइयां पड़ रही थी। सब कुछ वैसा ही लग रहा था, फिर भी अलग। मोनिका ने फर्नीचर को रीअरेंज किया था, मेंटल पीस से उनकी शादी की तस्वीरें हटा दी थी। घर एक अजनबी जैसा लग रहा था जो उसकी यादें पहने हुए था। राज सीढ़ियों से ऊपर गया। उसके कदमों की आवाज चौथी सीढ़ी पर चरमरा रही थी, जिसे वो हमेशा ठीक करना चाहता था। उसके पुराने स्टडी रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था और उसने उसे धक्का देकर खोला, धूल और खालीपन की उम्मीद करते हुए। इसके बजाय उसे अपनी पत्नी मिली। मोनिका खिड़की के पास खड़ी थी। तिरछी रोशनी में उसकी त्वचा सुनहरी लग रही थी। उसने फिरोजी सलवार का निचला हिस्सा पहना हुआ था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आदमी सटा हुआ था जिसे राज ने तुरंत पहचान लिया। मनीष, मार्केटिंग फर्म में उसका बॉस। मनीष के हाथ मोनिका की कमर पर थे, उसके होंठ उसकी गर्दन पर थे, उसकी उंगलियां उसके काले बालों में उलझी हुई थी। वो पल अविश्वसनीय रूप से लंबा खिंच गया। मोनिका की हंसी अंतरंग और जानी पहचानी थी, वैसी ही जैसी उसने कभी राज के लिए रखी थी। मनीष ने कुछ फुसफुसाया जिससे उसने अपना सिर पीछे किया, जिससे उसकी गर्दन का कर्व दिख रहा था, जिसे राज ने अपने बिस्तर पर बैठा और उसे से दिल से जाना था। मोनिका, उसकी आवाज दबी हुई निकली, मुश्किल से पहचानी जा रही थी। वे माता पिता द्वारा पकड़े गए किशोरों की तरह अलग हो गए। मोनिका के हाथ अपने सीने को ढकने के लिए उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राज, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज घबराहट से ऊंची हो गई। साफ है कि यह शब्द बेहतर लगा। राज की आंखें मनीष पर गई, जिसने फर्श से अपनी शर्ट उठाते समय असहज दिखने की शालीनता थी। कितने समय से? राज, प्लीज, कितने समय से? मोनिका की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन राज को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसके सीने में फैल रहा सुन्नपन लगभग राहत देने वाला था। 6 महीने, उसने फुसफुसाया। 6 महीने। राज ने तुरंत हिसाब लगाया। इसका मतलब था कि ये उसके घर से निकलने से पहले ही शुरू हो गया था। अलगाव से पहले, मोनिका के उसकी आंखों में देखकर ये कहने से पहले कि उसे खुद को संभालने के लिए जगह चाहिए। मनीष ने गला साफ किया। मुझे जाना चाहिए। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन राज एक तरफ हट गया, इशारा करते हुए, नहीं प्लीज, मुझे बीच में मत रोको। टेक्निकली ये अभी भी मेरा घर है, ठीक है, सेटलमेंट के हिसाब से अगले 30 दिनों तक। उसने मोनिका को देखा, सच में उसे देखा। वो औरत जिससे उसने कॉलेज के समय से प्यार किया था, जिसने गोवा के एक बीच पर हमेशा साथ रहने का वादा किया था, अब उसके सामने आधी नंगी खड़ी थी। किसी दूसरे आदमी की परफ्यूम की खुशबू उसकी स्किन से आ रही थी। मैं अपने दादाजी की घड़ी लेने आया था, राज ने धीरे से कहा। एल्बम कहाँ है? गैरेज में। मुझे लगता है राज, हमें बात करनी है। हमें सच में बात नहीं करनी है। उसे अपने अंदर कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसकी आवाज स्थिर रही। मैं घर पर नहीं रखूंगा। सब कुछ रख लो, मैं कल अपने वकील को बता दूंगा। राज, प्लीज ऐसे मत बनो। वो हंसा। शांत कमरे में आवाज तेज थी। मुझे कैसा होना चाहिए मोनिका? ये हमारा बेडरूम है। जबकि वो आदमी, जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, राज ने शीशे में अपनी परछाई देखी। मोनिका ने अपने चारों ओर एक कंबल लपेटा हुआ था।
मनीष खिड़की के पास अजीब तरह से खड़ा था और वो खुद एक भूत की तरह पहले ही आधे दरवाजे से बाहर था। राज बिना किसी मंजिल के गाड़ी चला रहा था। शहर उसकी खिड़कियों से धुंधला दिख रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए थे जब तक कि उसकी उंगलियां सफेद नहीं पड़ गई। यही एकमात्र चीज थी जो उसे असलियत से जोड़े हुए थी। उसने घड़ी छोड़ दी थी, एल्बम छोड़ दिए थे, सब कुछ पीछे छोड़ दिया था सिवाय उस तस्वीर के जो अब उसके दिमाग में छप गई थी। आखिरकार वो खुद को एक सुनसान जगह में पाया, नदी के पास एक डाइव बार में, जहां कोई उसका नाम या उसकी कहानी नहीं जानता था। बारटेंडर, एक औरत जिसके बाल सिल्वर रंग के थे और जिसकी आंखें सब जानती थी, उसने बिना पूछे उसे एक व्हिस्की दी। आज का दिन ऐसा ही है? उसने पूछा। ऐसी ही जिंदगी। राज का फोन लगातार बज रहा था। मोनिका का नाम स्क्रीन पर बार बार चमक रहा था। टेक्स्ट मैसेज जमा हो गए, हर एक में प्लीज मुझे समझाने दो और ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो लिखा था। उसने आखिरकार फोन बंद कर दिया और एक और ड्रिंक ऑर्डर की। विस्की गले में जलन कर रही थी, लेकिन वो उसके सीने में बन रहे ठंडे गुस्से को छू भी नहीं पाई। 6 महीने जब वो अपने भाई के सोफे पर सो रहा था, मोनिका को वो जगह देने की कोशिश कर रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। वो उनके बेडरूम में अपने बॉस के साथ सो रही थी, शायद उनके ही बिस्तर पर, उन्हीं चादरों पर जो उन्होंने मॉल के उस बुटीक से साथ में खरीदी थी। एक और, उसने बारटेंडर से कहा, दोस्त तुम्हें थोड़ा धीरे पीना चाहिए। लेकिन राज धीरे नहीं पीना चाहता था। वो उन विचारों से दूर भागना चाहता था जो उसके दिमाग में गिद्धों की तरह घूम रहे थे। क्या उन कंपनी पार्टियों में मनीष उस पर हंस रहा था जिनमें राज गया था? क्या मोनिका के साथियों को पता था? क्या सबको पता था सिवाय उसके? उसके भाई विशाल ने 3 बार फोन किया, तब जाकर राज ने जवाब दिया। तुम कहाँ हो? विशाल ने पूछा। मोनिका मुझे परेशान होकर फोन कर रही है। क्या हुआ? राज ने उसे पता बताया। 20 मिनट बाद विशाल उसके बगल में बार स्टूल पर बैठ गया, बारटेंडर को हाथ से इशारा करके मना करते हुए, मुझसे बात करो। तो राज ने उसे सब कुछ बताया। शराब के कारण शब्द आसानी से निकल रहे थे। जब उसने बात खत्म की तो विशाल काफी देर तक चुप रहा। राज, मुझे अफसोस है। वो खुश दिख रही थी। राज ने अपने गिलास में देखते हुए कहा, यही बात मुझे परेशान करती है। वो उसकी बाहों में सच में खुश दिख रही थी, जैसे उसे उसके साथ कुछ ऐसा मिल गया हो जो उसे मेरे साथ कभी नहीं मिला। ये शराब बोल रही है। नहीं, राज ने सिर हिलाया। मैंने उसका चेहरा तब देखा जब उसे पता नहीं था कि मैं वहां हूं। वो बहुत खुश थी, विशाल, जैसे वो हमारे साथ बिताए पहले साल में मुझे देखती थी। मैंने वो कब खो दिया? मैं एडवेंचर की जगह मजबूरी कब बन गया? विशाल ने पानी के लिए इशारा किया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। उसने एक चुनाव किया, एक घटिया चुनाव। इसे अपनी तरफ से कोई नाकामी मत समझो। लेकिन राज खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। मार्केटिंग फर्म ने पिछले 1 साल में मोनिका है का ज्यादा से ज्यादा समय मांगा था। देर रातें, वीकेंड कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ट्रिप। राज ने उसकी महत्वाकांक्षा का साथ दिया था, उसे उस प्रमोशन के लिए प्रोत्साहित किया था जो वो चाहती थी। क्या वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव, बहुत ज्यादा समझने वाला, बहुत ज्यादा गैर मौजूद था? मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। उसने बुदबुदाया। कोई नहीं समझ पाता भाई, इसीलिए ये दुख देता है। राज का फोन अब फिर से चालू हो गया था, एक नए मैसेज के साथ बज रहा था। इस बार मोनिका का नहीं, बल्कि उसके वकील का। विरोधी वकील से बात हुई है। मोनिका सेटलमेंट की शर्तों पर बात करना चाहती है, अनुकूल बातचीत के लिए तैयार है। मुझे फोन करो। वो राज ने विशाल को मैसेज दिखाते हुए कहा, वो मेरी चुप्पी खरीदना चाहता है। इसे चुपचाप खत्म कर दो ताकि इसका उसके करियर पर असर न पड़े। विशाल ने गुस्से से कहा, उससे सब कुछ ले लो, घर, कार, उसके आधे स्टॉक ऑप्शन। मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? राज ने सवाल पर सोचा। वो क्या चाहता था?
बदला खोखला लग रहा था। टकराव से कुछ नहीं बदलेगा। माफी नामुमकिन लग रही थी। वो समय को पीछे ले जाना चाहता था, उन संकेतों को देखना चाहता था जो उसने जरूर मिस किए होंगे, ताकि खुद को इस पल से बचा सके। आखिरकार उसने कहा, मैं समझना चाहता हूं, मैं काफी क्यों नहीं था। 3 दिन बाद राज अपने वकील के ऑफिस में एक साफ सुथरे कॉन्फ्रेंस रूम में मोनिका के सामने बैठा था। उसने प्रोफेशनल कपड़े पहने थे, नेवी सूट, हल्का मेकअप, सुनहरे बाल कसकर पीछे बंधे हुए थे। उस औरत जैसी बिल्कुल नहीं जिसे उसने अपने पुराने स्टडी रूम में आधे नंगे पाया था। मनीष वहां नहीं था। बेशक अब यह सिर्फ बिजनेस था। मोनिका ने धीरे से कहा, आने के लिए धन्यवाद। उसकी वकील मंजू नाम की एक तेज नजर वाली औरत ने उसके हाथ पर हाथ रखा, लेकिन मोनिका फिर भी बोलती रही, राज, मुझे तुम्हें यह बताना है। राज ने बीच में ही टोक दिया, चलो बस इसे खत्म करते हैं। उसके अपने वकील राघव ने समय की कमी के साथ अपना ब्रीफकेस खोला। उन्होंने 2 घंटे एक जिंदगी को बांटने में बिताए। घर मोनिका को मिलेगा, राज ऊपर का केबिन लेगा जो उसके माता पिता का था। उसे अपनी कार रखनी चाहिए, वो अपनी रखेगा। बचत खाता बराबर बांटा जाएगा। मोनिका के वकील ने स्टॉक ऑप्शन पर जोर दिया। मोनिका को सीनियर डायरेक्टर बनने पर एक बड़ा पैकेज मिला था, लेकिन राज ने उन्हें पूरी तरह से छोड़कर सबको हैरान कर दिया। उसने बस कहा, मुझे वे नहीं चाहिए। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि राज ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे सच चाहिए, वकीलों के लिए नहीं, रिकॉर्ड के लिए नहीं, बस इतना तो तुम मुझे दे सकती हो। वकीलों ने एक दूसरे को देखा। मंजू ने आपत्ति करना शुरू किया, लेकिन मोनिका ने उसे रोक दिया। ठीक है, उसने फुसफुसाया, ठीक है। उन्होंने ब्रेक लिया। वकील कॉफी के लिए बाहर चले गए। राज और मोनिका को कॉन्फ्रेंस रूम में अकेला छोड़ दिया। उनके बीच की खामोशी एक खाई की तरह थी। तुमने मुझसे प्यार करना कब बंद किया? राज ने आखिरकार पूछा। मोनिका के हाथ उसकी गोद में मुड़ गए। मैंने तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया। नहीं, प्लीज मुझे इससे बेइज्जत मत करो। यह सच है। उसकी आवाज भर्रा गई। राज, मैं तुमसे प्यार करती हूं, हमेशा तुमसे प्यार किया है। लेकिन मनीष, उसने मुझे फिर से जिंदा महसूस कराया, जैसे मैं मायने रखती हूं, जैसे मैं रोमांचक और आकर्षक हूं। और मैंने नहीं। राज की आवाज शांत रही, लेकिन उसका जबड़ा कसा हुआ था। तुमने मुझे सुरक्षित महसूस कराया, मोनिका ने धीरे से कहा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे पार्टनर जिस पर मैं भरोसा कर सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में हम प्रेमी नहीं रहे, हम रूममेट बन गए जो एक दूसरे की परवाह करते थे। हमने आखिरी बार प्यार कब किया था राज? सच में प्यार सिर्फ खाना पूर्ति नहीं। राज ने सोचा, शायद महीनों पहले उनकी नजदीकी कम हो गई थी। रविवार की सुबह ब्रंच से पहले जल्दी जल्दी मुलाकातें, कुशल और परिचित जैसे दांत ब्रश करना। तो तुमने मुझसे बात करने के बजाय अपने बॉस के साथ प्यार किया। मोनिका चौंक गई। जब मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की तो तुम समस्या ठीक कर देते थे। मैं कहती थी कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है और तुम डेट नाइट प्लान कर लेते थे। मैं कहती थी कि मुझे एडवेंचर की कमी महसूस हो रही है और तुम छुट्टी बुक कर देते थे। वो हमेशा समाधान करता था, हमेशा मैनेज करता था, कभी भी मेरे साथ सिर्फ महसूस नहीं करता था। ये सही नहीं है। क्या ये नहीं है? मोनिका की आंखों में चमक आई। तुम अभी भी वही कर रहे हो। शांत, नियंत्रित, तर्कसंगत राज। क्या तुम्हें कुछ भी महसूस होता है? क्या तुम गुस्से में हो, दुखी हो? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? हाँ, ये शब्द उससे फूट पड़ा। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मुझे नफरत है कि तुमने ये किया। मुझे नफरत है कि तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया। मुझे नफरत है कि तुमने हमें बर्बाद कर दिया जबकि मैं हमें बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नफरत है कि तुम उसे वैसे देखती हो जैसे तुम मुझे देखती थी। और मुझे नफरत है कि मैं काफी नहीं था। उसकी आवाज भर्रा गई।
मोनिका ने टेबल के पार हाथ बढ़ाया, लेकिन राज पीछे हट गया। नहीं, तुम नहीं, तुम्हें मुझे सांत्वना देने का हक नहीं है अब, और नहीं मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। राज, मुझे बहुत अफसोस है। मेरा मतलब तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाना कभी नहीं था, लेकिन तुमने किया। तुमने ये चुना। राज ने मनीष का सामना करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने कागजों पर साइन कर दिए थे, सेटलमेंट स्वीकार कर लिया था और कोशिश की थी आगे बढ़ने के लिए। जो जरूरी था वो किया, लेकिन तलाक फाइनल होने के 2 हफ्ते बाद उसने खुद को शाम 6 बजे मार्केटिंग फर्म के बाहर पार्क किया हुआ पाया और मनीष को कांच की बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा। मनीष अपनी कार एक चिकनी काली काउंटी की ओर चला और राज उसके पीछे पीछे गया, बिना किसी खास प्लान के। उसे बस ये समझना था कि किस तरह का आदमी दूसरे आदमी की शादी बर्बाद करता है। मनीष उसे एक अपस्केल जिम में ले गया, उन जगहों में से एक जहां नीलगिरी की खुशबू वाले तौलिए और मेडिटेशन रूम थे। राज पार्किंग लॉट में इंतजार करता रहा। उसके अंदर गुस्सा और जिज्ञासा चल रही थी। जब मनीष 35 मिनट बाद नहाकर और अपना फोन चेक करते हुए बाहर निकला तो राज उसके रास्ते में आ गया। हमें बात करनी है। मनीष की आंखें चौड़ी हो गई। राज, देखो, मुझे नहीं लगता, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। तुम पर मेरा ये हक है। उसकी तारीफ में मनीष भागा नहीं या बहाने नहीं बनाए। उसने धीरे से सिर हिलाया। कोने में एक कॉफी शॉप है, चलो वहां चलते हैं। वे एक पीछे के बूथ में बैठे 2 आदमी जो धोखे और एक औरत से जुड़े थे, जिसे दोनों पूरी तरह से नहीं समझते थे। मनीष ने एक एस्प्रेसो ऑर्डर किया। राज ने ब्लैक कॉफी लिपी। नहीं, मैं माफी नहीं मांगने वाला। मनीष ने आखिरकार कहा, मुझे पता है कि तुम इसी के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। राज के हाथ कस गए। क्यों नहीं? क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूंगा। मुझे मोनिका से प्यार करने का अफसोस नहीं है। मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे है, लेकिन मैं उस पर पछतावा नहीं कर सकता। जो हमारे बीच था राज ने ठीक किया। पास्ट उसने इसे खत्म कर दिया था ना। मनीष के हाव भाव ने इसकी पुष्टि की। जब तुमने हमें पाया तो उसने कहा कि यह बहुत जटिल, बहुत उलझा हुआ था, कि उसे यह पता लगाने के लिए समय चाहिए कि वो हम दोनों में से किसी के बिना कौन थी। राज कड़वाहट से हंसा। तो उसने हम दोनों का इस्तेमाल किया। शायद मनीष पीछे झुक गया, या शायद उसने हम दोनों से अलग अलग तरीकों से प्यार किया और वो इसे उस बात से नहीं मिला पाई कि उसे क्या होना चाहिए था। मेरी शादी के बारे में फिलॉसफी मत झाड़ो। तुम्हारी पूर्व शादी, मनीष ने धीरे से कहा, और तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं 6 महीने तक उसका हिस्सा था। मैंने ऐसी चीजें देखी जो तुमने नहीं देखी। जैसे क्या? मनीष ने अपनी बातों पर ध्यान से सोचा। मोनिका तुम्हारे बारे में लगातार बात करती थी कि तुम कितने स्थिर थे, कितने भरोसेमंद, कि तुम कभी लड़ते नहीं थे, कभी आवाज ऊंची नहीं करते थे, कभी कंट्रोल नहीं खोते थे। उसे ये सब पसंद था, लेकिन उसे ऐसा भी लगता था कि वो इसमें डूब रही है, जैसे उसे परफेक्ट होना था। वो कभी भी अस्त व्यस्त नहीं हो सकती थी। तुम अनिश्चित या सिर्फ इंसान नहीं हो सकते थे। ये बकवास है। मैंने उससे कभी परफेक्ट होने के लिए नहीं कहा। क्या तुमने नहीं किया? जब वो स्ट्रेस में घर आती थी तो तुम उसे ठीक कर देते थे। जब वो दुखी होती थी तो तुम उसे सुलझा देते थे। तुमने उसे कभी अकेले संघर्ष नहीं करने दिया, कभी उसके साथ उस गड़बड़ में शामिल नहीं हुए। तुम हमेशा स्थिर रहने वाले थे। सहारा, क्या तुम्हें पता है कि यह कितना थका देने वाला होता है कि अपने पार्टनर को कभी संघर्ष करते हुए न देखना? राज को अपने अंदर कुछ बदलने जैसा महसूस हुआ। उसने उन सभी पलों के बारे में सोचा जब उसने मोनिका का सहारा बनने के लिए अपना खुद का स्ट्रेस निगल लिया था। वे रातें जब उसने दिखावा किया कि सब ठीक है क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी कि वो मजबूत रहे। क्या वो उसकी रक्षा कर रहा था या उससे कुछ छिपा रहा था? तुमने उसे ऐसा क्या दिया जो मैं नहीं दे सका? उसने पूछा। मनीष ने उसकी आंखों में देखा अपूर्ण होने की। इजाजत, मैं एक गड़बड़ हूं। राज, मैं तलाकशुदा हूं। मैं थेरेपी ले रहा हूं। मैं अपनी चीज ओ को असल समय में सुलझा रहा हूं। मेरे साथ मोनिका अनिश्चित हो सकती थी, गलतियां कर सकती थी, कमजोर हो सकती थी, बिना ये महसूस किए कि वो फेल हो रही है। मुझे मदद की जरूरत नहीं थी सब कुछ एक साथ रखने के लिए, तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा था, जानता हूं। तुमने उससे वैसे ही प्यार किया जैसे तुम जानते थे।
लेकिन रिश्ते सिर्फ स्थिरता के बारे में नहीं होते, कभी कभी उन्हें अराजकता की भी जरूरत होती है। वे चुपचाप बैठे रहे। राज को अपना गुस्सा कम होता हुआ महसूस हुआ। उसकी जगह कुछ और जटिल चीज ने ले ली। दुख न सिर्फ अपनी शादी के लिए बल्कि उस आदमी के लिए जो वो उसमें था, वो आदमी जिसने सोचा था कि प्यार का मतलब कभी कमजोरी न दिखाना है। जो भी हो, मनीष ने कहा उठते हुए, उसे तुम्हारी याद आती है। जिस तरह से तुमने उसे सुरक्षित महसूस कराया, उसे अब सिर्फ सुरक्षा में नहीं रहना था। 6 महीने बाद राज अपने अपस्टेट केबिन की किचन में खड़ा था। चीड़ के पेड़ों से बर्फ गिरते हुए देख रहा था। उसने अपनी आर्किटेक्चर फर्म से छुट्टी ले ली थी और उस समय का इस्तेमाल खुद केबिन को रेनोवेट करने में किया था। सालों तक डेस्क पर काम करने से उसके हाथ मुलायम हो गए थे, अब सख्त हो गए थे। उसका दिमाग, जो कभी क्या होगा की सोच में डूबा रहता था, शांत हो गया था। थेरेपी ने मदद की। डॉक्टर रोहन 60 साल का एक रूखा आदमी था, जिसने राज को न सिर्फ शादी बल्कि खुद की भी जांच करने के लिए प्रेरित किया। उसे हमेशा मजबूत रहने की जरूरत क्यों थी? उसने ये कहां से सीखा कि प्यार का मतलब परफेक्शन है? तुम्हारे माता पिता का तलाक डॉक्टर रोहन ने एक सेशन के दौरान कहा था। जब तुम 12 साल के थे, तुमने अपने पिता को टूटते हुए देखा और अपनी मां को चट्टान बनते हुए देखा, जिसने तुम्हें सिखाया कि टूटने का मतलब सब कुछ खो देना है, कि कमजोरी ही कमजोरी है, कि प्यार के लिए लगातार चौकसी और कंट्रोल की जरूरत होती है। तो तुमने अपनी शादी में यह साबित करने में बिताया कि तुम अपने पिता जैसे नहीं हो, डॉक्टर रोहन ने निष्कर्ष निकाला। लेकिन ऐसा करने में तुमने मोनिका को कभी सच में तुम्हें जानने नहीं दिया। उसे एक किले से प्यार हो गया। राज किले या तो प्रशंसनीय होते हैं, लेकिन वे रहने के लिए अकेली जगह होती है। राज के फोन पर एक मैसेज आया, विशाल का टेक्स्ट, कल डिनर, किसी को ला रहा हूं जिससे मैं चाहता हूं कि तुम मिलो। वो मुस्कुराया। विशाल महीनों से उसे सेटअप करने की कोशिश कर रहा था। राज मना कर रहा था, तैयार नहीं था। लेकिन शायद अब एक और मैसेज आया। ये वाला अप्रत्याशित था, मोनिका, तो तुम्हारी केबिन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर, वो सुंदर दिख रहा है, तुम खुश दिख रहे हो। राज ने मैसेज को घूरा। तलाक फाइनल होने के बाद से उनका कोई संपर्क नहीं था। उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। फिर हफ्तों बाद कमजोरी के एक पल में उसे अनब्लॉक कर दिया। लेकिन अब तक किसी ने भी संपर्क नहीं किया था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर मंडरा रही थी। एक हिस्सा उसे इग्नोर करने का था, साफ ब्रेक बनाए रखने का। लेकिन दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा जो गड़बड़ और अनिश्चित होना सीख रहा था, जवाब देना चाहता था, धन्यवाद, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? टाइपिंग बबल दिखाई दिया, गायब हो गया, फिर से दिखाई दिया, आखिरकार खो गया। ईमानदारी से कहूं तो मनीष और मेरा रिश्ता नहीं चला। पता चला कि एक्साइटमेंट ज्यादातर सीक्रेसी की वजह से थी। उसके बिना हमारे बीच ज्यादा कुछ कॉमन नहीं था। मैंने नौकरी छोड़ दी, अब फ्रीलांस काम कर रही हूं। मुझे दुख है कि यह काम नहीं किया। क्या तुम्हें दुख है? मेरा मतलब है, राज ने इसके बारे में सोचा। 6 महीने पहले वो उसके दर्द का मजा लेता, अब उसे उन दोनों के लिए दुख हो रहा था। 2 लोग जो एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन नहीं जानते थे कि एक दूसरे के बारे में जानने की उत्सुकता बनाए रखनी होगी, ताकि हर दिन एक दूसरे को चुनते रहें। मुझे अफसोस है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हम अपनी ही शादी में भूत बन गए थे। हाँ, हम बन गए थे। मैं तुम्हारे वकील के ऑफिस में कई बातों के बारे में बहुत सोच रहा हूं कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने का फैसला किया था। तुम सही थी, मैं कायर था। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं नाखुश हूं। हमें अपने रिश्ते के लिए लड़ना चाहिए था या ईमानदारी से अलग हो जाना चाहिए था। इसके बजाय मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम दोनों ने गलतियां की। मैंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया कि तुम मेरे साथ परफेक्ट नहीं हो सकती। वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, वो मेरा बोझ था। उन्होंने 1 घंटे तक मैसेज पर बात की। सालों बाद ये उनकी सबसे लंबी असली बातचीत थी। लॉजिस्टिक्स या वकीलों के बारे में नहीं, बल्कि भावनाओं, पछतावे, विकास के बारे में। उसे एक साथ अजीब और जाना पहचाना सा लगा, जैसे किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हो जो अजनबी बन गया हो। मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए, मोनिका ने आखिर में लिखा, कि मुझे खुशी है कि तुम खुश हो राज। तुम इसके हकदार हो, तुम भी।
तुम भी खुशी की हकदार हो। अलविदा कहने के बाद राज खिड़की के पास बैठ गया और चीड़ के पेड़ों पर बर्फ जमा होते हुए देखने लगा। उसने पुणे स्ट्रीट वाले घर के बारे में सोचा, मोनिका और मनीष को बाहों में पाने के बारे में, उस आदमी के बारे में जो वो था और जो वो बन रहा था। दर्द अभी भी था। उसे शक था कि ये हमेशा रहेगा, लेकिन ये कुछ नरम चीज में बदल गया था। अब कोई जख्म नहीं, बल्कि एक निशान, जिंदा रहने का सबूत। उसके फोन पर फिर से मैसेज आया। विशाल, उसका नाम सिया है। वो एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, तलाकशुदा, कोई बच्चे नहीं, हाइकिंग और खराब फिल्में पसंद है। कोई दबाव नहीं, बस डिनर। हाँ कह दो। राज मुस्कुराया और टाइप किया, ठीक है, हाँ कल वो सिया से मिलेगा। शायद कुछ चिंगारी उठे, शायद नहीं। चाहे कुछ भी हो, वो खुद बनकर जाएगा। न कि किला, नहीं ठीक करने वाला, बस राज। अधूरा, अनिश्चित और आखिरकार जो कुछ भी आगे आएगा उसके लिए खुला। उसने अपने लिए एक गिलास वाइन डाली और उसे खाली केबिन की ओर उठाए। नई शुरुआत के लिए उसने जोर से कहा, और एक खूबसूरत गड़बड़ होने की हिम्मत के लिए बाहर बर्फ गिरती रही। दुनिया को ताजी सफेद चादर से ढक रही थी। फिर से शुरुआत। राज ने सोचा, हमें से कोई भी बस यही कर सकता है। उसने अपना स्केच पैड उठाया और ड्राइंग बनाना शुरू किया। इस बार बहुत सारी इमारतें, लेकिन अपना खुद का चेहरा बनाने के लिए लाइनें और परछाइयां और वह सारी जटिलता जिसे उसने सालों तक छिपाया था। जब उसने खत्म किया तो उसने उसे अपने ड्राफ्टिंग टेबल के बगल वाली दीवार पर लगा दिया। एक याद दिलाना, एक वादा, एक आदमी जो आखिरकार खुद को जानने दे रहा। हैगली शाम। राज ने बहुत देर तक आईने में खुद को देखा। कोई सूट नहीं, कोई कवच नहीं, सिर्फ डार्क जीन्स, एक सादी शर्ट और वो जैकेट जो उसने सालों पहले खरीदी थी, लेकिन कभी पहनी नहीं थी, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा कैजुअल लगती थी। आज उसे जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा था। रेस्टोरेंट शहर के बाहर था, पहाड़ियों की तरफ जाता हुआ। लकड़ी की दीवारें, धीमी रोशनी और खिड़कियों से दिखते पेड़। राज 5 मिनट पहले पहुंच गया। पुरानी आदत। वो यही सोच रहा था कि जल्दी पहुंचना भी शायद कंट्रोल की ही एक शक्ल थी। तभी दरवाजा खुला। सिया वो वैसी नहीं थी जैसी राज ने अपने दिमाग में बनाई थी। न जरूरत से ज्यादा खूबसूरत, न बनावटी आत्मविश्वास से भरी। उसने ढीला सा स्वेटर पहन रखा था, बाल आधे खुले, आधे बांधे, जैसे उसने बहुत कोशिश नहीं की हो, या शायद बिल्कुल नहीं। उसकी नजर राज से मिली और वो मुस्कुराई। तुम राज हो और तुम सिया, उसने कहा, और महसूस किया कि उसकी आवाज सामान्य थी, न बहुत ठंडी न बहुत संभली हुई। वे बैठे। पहले 5 मिनट अजीब थे, लेकिन वो अजीबपन सन्नाटे वाला नहीं था, बल्कि ऐसा जैसे दोनों को पता था कि किसी से कुछ साबित नहीं करना। तो सिया ने मेन्यू बंद करते हुए कहा, तुम्हारे भाई ने बताया कि तुम हाल ही में एक केबिन में शिफ्ट हुए हो। राज मुस्कुराया, हाँ, खुद को रिपेयर करने का असफल प्रयास। सिया हंसी, खुलकर, बिना रोके। लैंडस्केप आर्किटेक्ट होने के नाते मैं कह सकती हूं, कुछ चीजें रिपेयर नहीं होती, उन्हें फिर से उगने दिया जाता है। राज ने उसे देखा और पहली बार उसे लगा ये कोई लाइन नहीं थी, ये उसका तरीका था दुनिया को समझने का। डिनर धीरे धीरे खुला। उन्होंने तलाक की बात की, बिना विवरण के, बिना दोष तय किए। उन्होंने थेरेपी की बात की। राज ने सच कहा कि उसे अब भी कुछ सेशन भारी लगते हैं। सिया ने माना कि वो अभी भी लोगों को बहुत जल्दी जाने देने से डरती है। मैं भाग जाती हूं, उसने कहा, जब चीजें बहुत असली होने लगती हैं। राज ने सिर हिलाया। और मैं टिक जाता हूं, उसने कहा, जब शायद मुझे हिलना चाहिए। वे दोनों चुप हो गए, लेकिन इस बार चुप्पी बोझ नहीं थी। डेजर्ट के बाद वे बाहर टहलने लगे। हवा ठंडी थी, पेड़ों के बीच से आती रोशनी जमीन पर बिखर रही थी। मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम्हें क्या चाहिए, सिया ने अचानक कहा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं, तुम किस चीज से भाग नहीं रहे हो? राज रुका।
ये सवाल आसान नहीं था और पहली बार उसने आसान जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की। खुद से उसने कहा, अब नहीं। सिया ने उसकी तरफ देखा। कोई मुस्कान नहीं, कोई राहत नहीं, बस स्वीकार। ठीक है, उसने कहा, तो हम दोनों यहां खड़े हैं, बिना भागे। जब वे अलग हुए, कोई वादा नहीं था, कोई अगली डेट तय नहीं हुई, सिर्फ एक हल्की सी झिझक। और फिर, मैं तुम्हें मैसेज करूंगी, सिया ने कहा, अगर ये ठीक है। हां, राज ने कहा, अगर नहीं भी किया तब भी ठीक है। घर लौटते समय राज को महसूस हुआ, आज कोई चिंगारी नहीं गिरी थी, लेकिन कुछ और हुआ था। उसने खुद को छुपाया नहीं, नहीं किसी को ठीक करने की कोशिश की। और शायद यही शुरुआत थी। सिया का मैसेज अगले दिन आया। कल अच्छा लगा, आज भी अच्छा लग सकता है अगर तुम चाहो। कोई स्माइली नहीं, कोई दबाव नहीं। राज ने फोन हाथ में लिया, रखा, फिर उठाया। पहले वो ऐसे मैसेज पर तुरंत जवाब दे देता, स्पष्ट, सही शब्दों में, सही टाइम पर। अब उसने 5 मिनट लिए। हां, चलते हैं। वे इस बार किसी रेस्टोरेंट नहीं गए। सिया ने कहा था, मुझे चलना पसंद है, बात अपने आप निकल आती है। वे नदी के किनारे चल रहे थे। शाम ढल रही थी, पानी पर हल्की रोशनी तैर रही थी। तुम अलग लग रहे हो, सिया ने बिना देखे कहा। राज हंसा। अलग कैसे? जैसे कोई आदमी जो अभी भी खुद को समझ रहा है, लेकिन डरकर नहीं। राज को अजीब सा सुकून मिला। वो तारीफ नहीं थी, वो देखा जाना था। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी की कहानी में बस एक चैप्टर हो? सिया रुकी। इस बार उसने उसे देखा। हां, उसने कहा, और कभी कभी यही सबसे सुरक्षित जगह होती है। राज ने सिर हिलाया। उसे याद आया मोनिका का आखिरी मैसेज, मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए, मेरी शादी। वो रुक गया। तुम्हें पूरी कहानी बतानी जरूरी नहीं, सिया ने कहा, जब तक तुम खुद न चाहो। यही बात थी। कोई मांग नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं। लेकिन राज ने बोलना चुना। मैंने खुद को बहुत देर तक एक सही आदमी बनने में लगाया, उसने कहा, इतना कि मैं असली आदमी बनना भूल गया। सिया ने चलते हुए बस इतना कहा, असली आदमी अक्सर बहुत देर से आता है। वे एक बेंच पर बैठे। हवा ठंडी हो चुकी थी। राज ने पूछा, तुम क्यों तलाकशुदा हो? सिया ने मुस्कुराकर नहीं, सांस लेकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी छोड़ना सीख लिया था, और उसने बहुत देर तक पकड़ना। राज को लगा जैसे किसी ने उसके और मोनिका के रिश्ते को उल्टा करके रख दिया हो। अब? उसने पूछा। अब, सिया ने कहा, मैं रुकना सीख रही हूं। और शायद तुम भागना। उन्होंने एक दूसरे को नहीं छुआ, लेकिन वो दूरी आरामदेह थी। घर लौटकर राज ने स्केच पैड खोला। इस बार कोई इमारत नहीं बनाई, बस 2 अधूरी आकृतियां, एक आगे बढ़ती हुई, एक ठहरी हुई, बीच में खाली जगह। उसने लिखा, यह खालीपन डरावना नहीं है, ये जगह है। फोन बजा। मोनिका। राज ने स्क्रीन देखी। पहली प्रतिक्रिया उसे न उठाने की, दूसरी उठाने की। उसने उठाया। हाय। मोनिका की आवाज धीमी थी। मैं बस ये बताना चाहती थी कि मैंने थेरेपी शुरू की है। राज कुछ नहीं बोला। और मैं समझ रही हूं, उसने कहा, कि मैंने प्यार और एक्साइटमेंट को एक समझ लिया था। मोनिका, राज ने धीरे से कहा, यह बातचीत देर से आई है, मुझे पता है। उसने कहा, मैं कुछ वापस नहीं चाहती, बस ये कहना चाहती थी कि अब समझ में आ रहा है। राज ने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ पिघल रही थी। मुझे खुशी है कि तुम सीख रही हो, उसने कहा, लेकिन मैं अब उस सीख का हिस्सा नहीं बन सकता। फोन के उस तरफ सन्नाटा था। फिर, मैं समझती हूं, उसने कहा। और इस बार सच में। फोन रखने के बाद राज ने महसूस किया, कोई भारीपन नहीं, कोई अधूरापन नहीं,
बस एक अध्याय जो आखिरकार बंद हो गया था। फोन फिर बजा। इस बार सिया का मैसेज, आज की वॉक के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूं अगर हम धीरे चलें। राज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं भी, पहली बार। मुझे कहीं जल्दी नहीं है। उसने स्केच पैड बंद किया, लाइट बंद की और सोते हुए सोचा, शायद प्यार का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें पूरा कर दे। शायद प्यार का मतलब है कि कोई तुम्हारे अधूरेपन से डरता नहीं। धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल बिंदा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी स्टोरी लाने की मोटिवेशन मुझे मिलती रहे। आप अपना प्यार हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।